हम लोग तीसरा प्रश्न देखेंगे। यह प्रश्न कर रहा है कि एक कण का वेग किसी क्षण 4 मीटर पर सेकंड है और अगले 5 सेकंड तक उसे 1.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर त्वरण दिया जाता है। इस अवधि में कण द्वारा चली गई दूरी निकालें। तो इसमें कह क्या रहा है कि किसी टाइम t1 मान लेते हैं, किसी टाइम t1 पे उसका जो वेलोसिटी मतलब u इनिशियल वेलोसिटी इसको मानेंगे तो 4 मीटर पर सेकंड है। अब एक बता रहा है कि अगले 5 सेकंड तक मतलब t1 प्लस 5 t2 इक्वल टू t1 प्लस 5 सेकंड मींस t2 माइनस t1 बिकम 5 सेकंड। उसको एक्सेलरेटेड मोशन हो रहा है। क्या हो रहा है? एक्सेलरेशन है। कितना का? 1 पॉइंट मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन है। इनिशियल वेलोसिटी दे दी गया, कितना समय दे गया और उसका एक्सेलरेशन दिया। अब ये पूछ क्या रहा है कि इस अवधि में कण द्वारा चली गई दूरी निकाले। और निकालना क्या है दूरी? तो क्या है अपने पास? इनिशियल वेलोसिटी है, टाइम ऑफ ट्रेवल है, एक्सेलरेशन है और अपने को दूरी जो विस्थापन है उसको निकालना है। तो जो विस्थापन को निकालना है तो उसके लिए हमको विस्थापन वर्सेस समय वाला इक्वेशन देखना पड़ेगा, जो कि गति के नियम का गति का दूसरा नियम है। तो हम लोगों ने देखा कि किस तरह से प्रश्न में हमको क्या-क्या दिया हुआ है। पहला तो है कि हमारा टारगेट क्या हो गया कि कण द्वारा चली गई दूरी, ये निकालना है। इस अवधि में कण द्वारा चली गई दूरी को निकालना है। अब ये देखिए कि यहाँ पर दूरी और विस्थापन दोनों बराबर होगा। क्यों बराबर होगा? तो देखिए ये पॉजिटिव है, वेलोसिटी पॉजिटिव है, 4.0 मीटर पर सेकंड है और इसको एक्सेलरेशन करते हैं मतलब ये वेलोसिटी और बढ़ेगा 4, 5, 6, 7, 8 मतलब जिस दिशा में वो जो वस्तु बढ़ रहा है उसी दिशा में वो आगे बढ़ रहा है। डिसलेरेशन होता तो वो 4 से 3 होता, 2 होता, 1 होता, फिर -1 -2 मतलब दिशा बदल जाती। तब चली गई दूरी निकालना थोड़ा कठिन होता और कॉम्प्लेक्स स्थिति में निकालते। लेकिन अभी क्या है कि जो चली गई दूरी है वह विस्थापन के बराबर होगा क्योंकि एक ही दिशा में मोशन हो रही है। एक रेखीय मोशन है, इसको भी याद रखिए। तो इस कारण से जो एक रेखा में मोशन हो रहा है तो जो दूरी होगा वही विस्थापन होगा। तो जो विस्थापन वर्सेस टाइम ग्राफ है उसको यदि हम लोग जानते हैं तो इस फॉर्मूला को लगा सकते हैं। बाकी और क्या दिया हुआ है? और वेग दिया है u इक्वल टू 4 मीटर पर सेकंड और उसके बाद अगला 5 सेकंड यानी कि t2 t1 प्लस 5 सेकंड हो गया। तो t जो हमारा यूज होगा वो t2 माइनस t1 दैट मीन्स 5 सेकंड और त्वरण 1.2 मीटर पर सेकंड है। तो फॉर्मूला क्या अप्लाई करेंगे? फॉर्मूला हमारा गति का दूसरा नियम है जो x इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर है। अब t1 का मान नहीं दिया गया है तो t1 को हम लोग 0 ले सकते हैं तो t इक्वल टू t2 माइनस t1 बिकम्स 5 सेकेंड। तो अब x इक्वल टू u हमारा दिया हुआ है कितना? 4 मीटर पर सेकेंड, t दिया हुआ है हमारा 5 सेकेंड, a दिया हुआ है हमारा 1.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सारे वैल्यू को पुट हम करेंगे तो हमको जो विस्थापन निकलेगा और चूंकि वह एक ही दिशा में मूव कर रही थी इसलिए विस्थापन इक्वल टू ही कण द्वारा चली गई दूरी हो जाएगा। इस तरह से हम लोगों को ये सवाल मिल गया। अब हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि विराम अवस्था से प्रारंभ। देखिए विराम अवस्था मतलब u इक्वल टू 0, इनिशियल वेलोसिटी इक्वल टू 0, प्रारंभिक वेग इक्वल टू 0 से प्रारंभ कर मतलब हम समय को 0 ले लें। यहाँ पर प्रारंभ कर रहा है t इक्वल टू 0 ले लेते हैं। एक कण एक समान त्वरण से। देखिए समान त्वरण मतलब क्या है कि हम लोग गति का जो नियम सीखे हैं, जो 3 नियम सीखे हैं उन 3 नियमों का अपने उपयोग में ला सकते हैं। तो समान त्वरण से चलता है और 5 सेकेंड मतलब t2 इक्वल टू 5 सेकेंड हुआ। तो कितना वेग है? 18 किलोमीटर पर आवर का वेग प्राप्त कर लेता है मतलब v फाइनल वेलोसिटी इक्वल टू 18 किलोमीटर पर आवर। तो इस अवधि में औसत वेग क्या हुआ? औसत वेग निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? औसत वेग निकालने के लिए जो दूरी तय कर जो विस्थापन हुआ है इस 5 सेकंड के दौरान में वो विस्थापन निकालेंगे और उसको फिर 5 सेकंड से डिवाइड करेंगे तो हमको औसत वेग देगा। और इस अवधि में कण द्वारा चली गई दूरी क्या होगी? तो अब देखिए अगेन विस्थापन से यह चलता है, समान त्वरण है तो फिर ये एक ही दिशा में बग रही है। तो जो विस्थापन है वही चली गई दूरी भी होगी। ठीक है? तो
इस तरह से हमें इस अवधि में औसत वेग कितना निकालना है और चली गई दूरी ही हमारा विस्थापन भी होगा। तो वेग हमारा u इक्वल टू 0 मीटर पर सेकंड दिया है, t1 इक्वल टू 0 है, अगले 5 सेकंड यानी कि t2 इक्वल टू 5 सेकंड हो जाएगा। तो त्वरण a है, इसका मान हमको नहीं, देखिए त्वरण का मान हमको नहीं दिया गया है, बस बोला गया है कि एक समान त्वरण है। तो अंतिम वेग v इक्वल टू 18 किलोमीटर पर आवर। तो अब क्या है कि सबसे पहला तो हमको ये समझना है कि त्वरण का मान नहीं दिया है, इनिशियल वेलोसिटी दिया है, फाइनल वेलोसिटी है, टाइम ऑफ मोशन भी दिया हुआ है, जो गति का समय वो दिया हुआ है। तो ये पहले फॉर्मूला से हमको पहले एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा, क्योंकि एक्सेलरेशन का प्रयोग आपका तीनों फॉर्मूला में एक्सेलरेशन का उपयोग होता है। तो पहला फॉर्मूला से हमको एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा। जब एक्सेलरेशन निकल जाएगा तो दूसरा फॉर्मूला से हमको दूरी निकल जाएगा, दूरी निकल जाएगा तो फिर औसत वेग का जो फॉर्मूला है वो अप्लाई करके हम लोग औसत वेग निकालेंगे। जब औसत वेग और दूरी तो निकल ही गई, दूरी तो नहीं निकलती है, क्या निकलती है, विस्थापन निकलती है। जो अपने 3 फॉर्मूला है उस फॉर्मूला से विस्थापन निकलता है, लेकिन चूंकि जो वस्तु है वो एक ही दिशा में मूव कर रही है, इसलिए उसका विस्थापन और दूरी भी समान होगा। तो गति का पहला नियम कहता है कि v इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो यहाँ से आप a निकाल सकते हैं, v माइनस यू अपॉन टी। तो x इक्वल टू यू टी प्लस आप ए टी स्क्वायर हो गया। अभी क्या पॉजिटिव दिशा में केवल मूव कर रही है, तो s इक्वल टू एक्स हो गया। तो v एवरेज क्या होगा, डेल एक्स बाई डेल टी हो जाएगा। तो एक्स टू माइनस एक्स वन बाई टी टू माइनस टी वन एक्स बाई टी हो जाएगा, क्योंकि हम आरंभिक स्थिति को ही हम लोग मान लेते हैं कि मूल बिंदु से उसने चलना प्रारंभ किया होगा। नहीं तो इसको हम लोग x2 माइनस x1 भी लिख दे, तब भी हमको ये डेल x का ही मान देता है। तो x बाई टी का मान हमको मिल गया। अब देखो कि वेलोसिटी जो हम लोग यूज कर रहे हैं वो 18 किलोमीटर पर आवर यूज कर रहे हैं, लेकिन 18 किलोमीटर पर आवर है तो इसको मीटर पर सेकेंड में चेंज करना पड़ेगा। तो मीटर पर सेकेंड में चेंज करने के लिए इसको 18 गुने 1000 बट्टा 3600 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये 18 गुने 10 बट्टा 36 मीटर पर सेकेंड होगा, वो वेलोसिटी निकल जाएगी, v निकल जाएगी, फाइनल वेलोसिटी निकल जाएगी। इससे हमारा एक्सीलरेशन निकल जाएगा, एक्सीलरेशन से हमारा विस्थापन निकल जाएगा, और इस विस्थापन से हमारा तय की दूरी निकल गया, इसी विस्थापन से हमारा एवरेज वेलोसिटी निकल गया। तो ये इस तरह से हमारा ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। इसको आप घर पे करिए और इसका मान निकालिए, कहीं दिक्कत होती है तो हमसे आप पूछिए। अगले दिन हम लोग फिर ये अगला प्रश्न का विश्लेषण करेंगे कि कोई ऑब्जेक्ट है वो 7 मीटर पर सेकंड के वेग से ऊपर जाते हुए एक गुब्बारे से गेंद को छोड़ दिया जाता है, फिर वह गुब्बारा जमीन से 60 मीटर की ऊंचाई पर है। तो गेंद जमीन तक पहुंचने में कितना समय लगेगा। तो देखो, कोई भी ऑब्जेक्ट जिसमें गति हो रहा है उसे छोड़ने का मतलब है कि उस समय उस वस्तु का भी वेलोसिटी वही होगा। मतलब क्या है कि यदि गुब्बारा ऊपर की तरफ जा रहा है 7 मीटर पर सेकंड से और वहां से हमने गेंद को छोड़ा, तो उस समय गेंद का भी जो वेग होगा वो 7 मीटर पर सेकंड ऊपर की तरफ ही होगा। तो जब वेग ऊपर की तरफ है तो यह गेंद ऊपर जाएगा, और चूंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डाउनवर्ड लगेगा तो उसका वेलोसिटी कम होता जाएगा, और फिर वो एक निश्चित ऊंचाई पर जाने के बाद फिर वो वापस आएगा नीचे, और फिर वो नीचे आते आते जमीन पे गिर जाएगा। ठीक है, तो आपको पहला गति से वो फर्दर कितना हाइट तक गया उतना निकालना पड़ेगा। तब टोटल हाइट आपका कितना हो जाएगा, 60 मीटर प्लस जो फर्दर हाइट निकाले थे उतना हो जाएगा। तो जो गिरेगा वो 60 प्लस दैट हाइट होगा, 60 प्लस एच होगा, उतना से वो नीचे गिरेगा, और उससे 60 प्लस एच से हम लोग टाइम निकाल सकते हैं कि कितना समय लग गया उसको नीचे गिरने में। तो टाइम निकालने के लिए पहला तो ऊपर जाने में कितना समय लगा, और फिर उसको टोटल जमीन पर गिरने में कितना समय लगा, दोनों को अलग अलग टाइम निकालेंगे और फिर उसको जोड़ देंगे, तो उससे हमको टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट मिल जाएगा इस दिस पर्टिकुलर प्रश्न में। इसके अलावा भी आपको 2-3 प्रश्न हमने यहाँ पर दिया है, उसको आप स्नैपशॉट लेकर के इसको प्रॉब्लम सॉल्व करने का प्रयास करिए। यदि नहीं कोई दिक्कत होती है तो फिर आप हमसे पूछिए। पहला प्रश्न कहता है कि एक कण 2 मीटर पर सेकंड के वेग से एक दीवार से टकराता है। मतलब कोई कण ऐसे सीधी जा रही थी, सामने दीवार था, उसे टकराया, फिर उसी रेखा पर, मतलब उसी रेखा पे वो वापस आ रही है, 2 मीटर पर सेकंड के वेग से लौट आता है। तो टकराने के कारण इसके वेग में परिवर्तन क्या होगा। तो देखिए, टकराने के बाद वेग का मैग्नीट्यूड उतना है, लेकिन उसकी दिशा बदल गई। अगर एक दिशा को धनात्मक लेंगे, जाने की दिशा को धनात्मक ले ले तो 2 मीटर पर सेकंड हो गया,
तो टकराने के बाद जो कि लौट रही है तो -2 मीटर पर सेकेंड हो गया। तो ये -2 मीटर पर सेकेंड क्या हो गया, फाइनल वेलोसिटी हो गया। 2 मीटर पर सेकेंड इनिशियल वेलोसिटी का चेंज क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल होता है। दैट मीन्स 2 मीटर पर सेकेंड -2 मीटर पर सेकेंड -2 मीटर पर सेकेंड मतलब -4 मीटर पर सेकेंड, मतलब जो चेंज हुआ वो वेग में परिवर्तन क्या हो गया, -4 मीटर पर सेकेंड। अब दूसरा सवाल कह रहा है कि एक्स अक्ष पर चलते हुए एक कण का वेग समय के साथ v = a0 प्लस a1t प्लस a2t स्क्वायर होता है। समीकरण से दिया जाता है जहां a1 a0 तथा a2 अचर है। तो t = 0 पर कण का वेग तथा t समय पर उसका त्वरण निकाले। तो अभी देखिए वेग एट टाइम t का मतलब क्या था, dv/dt, dx/dt या dv/dt, एक्सेलरेशन क्या था, dv/dt। तो अब बोला है कि t = 0 पर कण का वेग v। अब ये देखिए v क्या है, v और टाइम का ग्राफ दिया हुआ है, तो इसमें केवल टाइम का वैल्यू रख देंगे तो उस समय आपको v जो वैल्यू आएगी वही वेलोसिटी हो जाएगी। और त्वरण के लिए हमको इसको फिर से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, dv/dt। तो चूंकि a नॉट कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा, तो इसका a1 + 2a2 t होगा। फिर t का वैल्यू अगर आप रख देंगे तो उससे हमको 2a1 एक्सेलरेशन मिल जाएगा। अब दूसरा है कि यदि t = 0 पर कन x = 0 पर है तो t समय पर x का मान निकाले। तो v क्या होता है, dx/dt होता है। तो dx इस दोनों तरफ आप इंटीग्रेट करेंगे तो फिर उस डिस्प्लेसमेंट x का मान आपको मिलेगा। तो एक कण 5 मीटर पर सेकेंड के वेग से सरल रेखा पर चलना प्रारंभ करता है और इसका त्वरण 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो 2 सेकेंड बाद कण का स्थान मालूम करें। देखिए त्वरण कांस्टेंट है इसलिए 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिखा हुआ है, ठीक है। और ये आपका इनिशियल वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकेंड, सरल रेखा पर चल रही है, मतलब जो रेखीय गति का नियम हम लोगों ने पढ़ा था उसको यहाँ पर अप्लाई कर देना है। तो 2 सेकेंड के बाद कण का स्थान मालूम करें, मतलब टाइम एंड विस्थापन, इसमें जो संबंध है मतलब दूसरा इक्वेशन का हम लोग प्रयोग करेंगे। 2 सेकंड बाद कण का वेग मालूम करें, टाइम एंड वेलोसिटी का रिलेशन है तो पहले इक्वेशन से हमको ये मिल जाएगा। जब कण x = 6 मीटर पे तो उस समय उसका वेग मालूम करें। यहाँ पर देखिए डिस्प्लेसमेंट एंड वेग का हमको ध्यान में करना है, तो तीसरा फॉर्मूला से हम लोग ये निकाल लेंगे। थैंक यू वेरी मच। कोई भी दिक्कत होती है, कहीं भी कोई समस्या रह जाती है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, उसको पूरा हम लोग एनालाइज करेंगे, डिस्कशन करेंगे।